बातचीत के मद्देनजर क्या निकल कर आएगा, क्या नहीं निकल कर आएगा, इस पर हर किसी की नज़र है और 9:15 बजे भारतीय समय अनुसार ये मुलाकात होनी है। हमारे साथ जी पारसारथी साहब जुड़ चुके हैं, जीडी बख्शी साहब पहले से जुड़े हुए हैं। पारसारथी साहब, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं और हमारे साथ चूँकि पाकिस्तान के साथ भी मेहमान जुड़ेंगे, एक सवाल और जहन में है कि चीन एक तरफ कल ही ये संकेत आए कि किसी भी हालत में लखवी को लेकर वो एक स्टैंड लिए हुए है, भारत विरोध कर रहा है। भारत के भीतर सवाल टेररिज्म का है, भारत के भीतर सवाल नई परिस्थितियों में तालिबान का है, अफगानिस्तान का है। क्या इस सर्किल से बाहर भारत निकलने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये माना जाए कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि सिर्फ एक आप बातचीत तो बनाए रखिए? देखिए, प्रयास हमारी यही रहेगी कि दुनिया पहचाने कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए खतरा है। अगर आप देखें तो 9/11 का जो हमला हुआ न्यूयॉर्क में, उसका जड़ था पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। अब कुछ लोग समझते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन चीन की नीति तो स्पष्ट है। चीन चाहता है कि भारत दबाव में रहे ताकि वो चीन के प्रतिद्वंदी बनकर उभर ना पाए। और एक दबाव चीन जो हम पर लगाता है वो है पाकिस्तान के ज़रिए। अगर आप पिछले 40 साल के इतिहास देखें तो अगर पाकिस्तान के पास परमाणु अस्त्र आज हैं तो उसके डिज़ाइंस वगैरह किसने दिया? पाकिस्तान तो कर नहीं सकता। जितने भी पाकिस्तानी परमाणु अस्त्र हैं, जो भी सामग्री बनाने वाले फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ आजकल प्लूटोनियम के, वो सब चीन की देन है। चीन क्यों देता है? इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तानियों का चेहरा। इसका मतलब है कि स्ट्रेटेजिकली भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो चीन को लेकर फेलियर हो रही है। भारत की फॉरेन पॉलिसी चीन को लेकर फेलियर नहीं, लेकिन इस बात पर फेलियर है कि इतने साल से हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि चीन की नीति है कि भारत को उभरने हुए से रोका जाए। चीन चाहता है कि वो दुनिया में और एशिया में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति रहे। और अभी जो चीन में एक मीटिंग हुआ उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वी रिगार्ड इंडिया एज अ स्विंग पावर, यानी कि भारत के पास वो क्षमता है कि वो ये जो ढांचा चीन बनाना चाहता है उसको मुश्किलात दे पाता है भारत। तो भारत को नियंत्रण में रखने के लिए वो पाकिस्तान को इस तरह की मदद देता है, चाहे परमाणु अस्त्र हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे नौसेना के लिए हो, और अब आतंकवाद के मद्देनजर। जीडी बख्शी साहब, कल जब पहुंचे उफा शहर में नवाज शरीफ साहब, तो तमाम पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या बातचीत होगी, और वो बहुत ही सहमे तरीके से, जो कल पहले उन बार उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र में आ रही थी, जिस लहजे में वो बात कर रहे थे कि पहले बात तो होने दीजिए, फिर देखेंगे। फिर सवाल हुआ, फिर उन्होंने कहा अभी कुछ पता नहीं, पहले बात हो जाने दीजिए, फिर मैं आपसे जरूर बोलूँगा। इसका मतलब क्या है कि क्या वाकई ये बातचीत बहुत झटके में लेकर आई है सामने, झटके में तय किया गया है? और अगर झटके में तय किया गया है कि बातचीत होनी चाहिए, तो कोई एजेंडा नहीं है या एजेंडा है? देखिए, जहां तक मीडिया सूत्रों के मुताबिक पता चला है, ये बातचीत भारत की पहल के ऊपर हुई है। और जब से पीछे पाकिस्तान के मीडिया में जो अटकलें लग रही हैं, वो भी इस चीज़ को लेके लग रही हैं कि भारत का रवैया, वो कह रहे हैं, बहुत आक्रामक रहा है, खासकर टेररिज्म के मामले में। हमारा जो विजिट रहा बांग्लादेश के अंदर, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो सीधे सीधे वो कहा जो कि हिस्टोरिकल हकीकत थी, लेकिन उसको लेकर पाकिस्तान के मीडिया में बहुत बवाल खड़ा किया गया। साफ जाहिर है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी प्रेशर है कि कोई बातचीत, मतलब कोई इस प्रकार का ठोस आउटकम एक्सपेक्ट करना पाकिस्तान की अंदरूनी हालत को देखते हुए और शायद भारत की अंदरूनी हालत को देखते हुए हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। मिरेकल ही हो जाएगा, और 30 मिनट के अंदर कौन सा मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर? नहीं, मिरेकल की बात हम एग्जैक्टली मिरेकल नहीं होगा। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, नहीं, जीडी बख्शी साहब, आपने एक बड़ी बात कही अभी, जिसको पारसारथी साहब, ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
जो जीडी बख्शी ने कहा कि बांग्लादेश यात्रा के दौरान एक हिस्टोरिकल फैक्ट ही कहा गया पाकिस्तान को लेकर, लेकिन वह भी एक्सेप्ट नहीं है, पाकिस्तान के भीतर भी नहीं एक्सेप्ट। क्या ये माना जाए कि हम लोग सच्चाई से भागते हुए संबंधों की दिशा में बढ़ रहे हैं बार बार, या मुलाकातें हो रही हैं? पाकिस्तान में अगर आप बांग्लादेश को उनको याद दिलाएं तो उनके दिल पर चोट पहुंचता है, ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ उनके लिए एक सैनिक सेटबैक नहीं था कि वो एक युद्ध में हार गए। जब बांग्लादेश बना तो ये जो दो कौमिया नज़रिया कहते हैं, यानी कि हिंदू और मुसलमान अलग कौम हैं और एक नहीं रह सकते और मुसलमान को अलग रहना पड़ेगा, इस पर बड़ा चोट पहुंचा, क्योंकि बांग्लादेश भी एक इस्लामी जमहूरियत है। तो जब बांग्लादेश अलग हुआ तो इनका ये जो दो कौमिया नज़रिया या टू नेशन थ्योरी की बात होती है, जिसके आधार पर वो कहते हैं हम अलग हुए और आज़ाद देश बने, वो टूटा। और आज तक पाकिस्तान ये तय नहीं कर पाया है कि वो हैं क्या। अगर वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत है, तो बांग्लादेश क्यों बना? ये उनका दिल पर पहुंचता है। ये तो जो भी वहाँ कहा गया, ये अनिश्चितता और बड़ा पाकिस्तान में। सीज फायर कल रात फिर तोड़ा गया, एक जवान की मौत वहाँ भी हो गई, वो शहीद हुआ। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल हैं। क्या ये वाकई जो मुलाकात है, इन मुलाकातों से इर्द गिर्द की पाकिस्तान के भीतर जनरल की भूमिका अब भी बड़ी है, और वहाँ पर राफेल शरीफ जिस लहजे में भारत को देखते हैं उसका मतलब क्या है, और जिस नज़रिए से नवाज शरीफ देखना चाहते हैं उसका मतलब क्या है? विकास और कहें इकोनॉमिकली उस शहर को लेकर दृष्टि है सब सारी दिशाओं में। लेकिन एक सवाल हर जहन में है, कल जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वहाँ पर पहुँचे, हम पहले आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखलाते हैं किस तरीके का उनका जवाब था जब पूछा गया बातचीत में होगा क्या। Let us first talk, and then I will talk with you. Do you think it's a major step forward in India-Pakistan relations? I'll let you know when we talk. पारसारथी साहब, ये जो भी जवाब जिस भी रूप में रहा हो, लेकिन भारत के अवाम के भीतर एक सवाल बार बार आता है, जब जब बातचीत की दिशा में आगे बढ़ते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर हरकत होने लगती है। कल रात भी हुई। क्या ये मैसेज है कि पाकिस्तान में पावर सेंटर एक नहीं है? क्या ये मैसेज है कि भारत के साथ संबंध बनाने की दिशा में अगर निर्वाचित सरकार बढ़ती है तो सेना कुछ और सोचती है? देखिए, ये स्पष्ट है कि जो वो कहते हैं पाकिस्तान आज मुल्क के शरीफों का मुल्क है, यानी कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेनाध्यक्ष राहील शरीफ। तो शराफत ही शराफत है वहाँ। तो कहते हैं कि बात यह है कि दोनों के बीच गहरे मतभेद हुए हैं जब से शरीफ प्रधानमंत्री बने। उनको भारत आने से विरोध किया था राहील शरीफ ने। उसके बाद उनके दो प्रयास थे, एक तो व्यापार के दरवाजे खोले जाए, दूसरे पाकिस्तान ऊर्जा का एक बहुत ही बड़ी समस्या और संकट का सामना कर रहा है, यानी कि किसी भी शहर में 4 घंटे 6 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिलती। हमने एक पेशकश दी उनको कि पंजाब से आपको हम बिजली देने के लिए तैयार हैं, जितना आप चाहो, 500 मेगावाट 600 मेगावाट, लेकिन आपके पंजाब के शहर जो हैं वो फिर रात को चमकते दिखाएंगे बिजली के साथ। वो मानने के लिए तैयार थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि जो लोग उस पर लगे थे इस प्रयास पर, उनसे मेरी बात हुई है। फौज ने नकार दिया कि भारत के किसी किस्म का निर्भरता हमें स्वीकार नहीं है। हम तैयार हैं कि पंजाब से उनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि ईंधन वगैरह भेज सकेंगे, एक पाइपलाइन लगाकर, उसके लिए भी तैयार नहीं। तो राहील शरीफ के नेतृत्व में फौज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, न सिर्फ भारत के साथ बल्कि अफगानिस्तान के साथ। अगर आप देखें, जब पेशावर पर आप इसमें अंतर देख रहे हैं कि जो मुशर्रफ का दौर था, या मुशर्रफ भी सेना से निकल कर आए, इस रूप में आए,
क्या ये सेना की फितरत है वहां पर कि जो चुनी हुई सत्ता है उसको उसके खिलाफ रहना है, या भारत को लेकर एक मैसेज है सेना के भीतर? अगर चुनी हुई सरकार हो और भारत के साथ तनाव कम हो तो सेना का क्या रोल रहा उस देश में, ये हमें समझना चाहिए। ठीक है, अब आप इसका दूसरा हिस्सा बताइए। जब मुशर्रफ साहब राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, हाँ। शेरवानी भी पहन लेते हैं, तो भारत के साथ अच्छे संबंध हो जाते हैं, इसलिए कि जब वो राष्ट्रपति के शेरवानी पहनते हैं, फौजी यूनिफॉर्म छोड़कर, यार फौजी यूनिफॉर्म भी पहना करते थे क्योंकि जर्नल भी थे, तब इस शक्ति के साथ जिम्मेवारी भी है। और जिम्मेवारी समझते हैं कि अगर भारत के साथ तनाव बढ़े तो पाकिस्तान ही को कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो आपका मैसेज ये भी है कि सेना का शख्स ही शेरवानी पहने तो भारत के साथ बेहतर संबंध रहेगा? ये इतिहास में यही रहा है। किसी चुने हुए नेता के पास वो शक्ति नहीं रही है कि वो भारत के साथ महत्वपूर्ण कदम आगे ले सके। मुशर्रफ ने 3 साल के लिए किया था, जब शक्तिशाली थे, अमेरिकन समर्थन था, काफ़ी विदेशी आर्थिक सहायता अंदर आ रही थी, आर्थिक स्थिति में आगे चल रहे थे, तो उन्होंने ये समझा क्या वो हमारी जो ख्वाहिश थी उसको पूरा कर सकेंगे, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन असलियत ये है कि उस समय 3-4 साल के लिए 2004 से 2007 के अंत तक आतंकवादी हमले नहीं हुए। जीडी बख्शी साहब, ये मैसेज बार बार अगर निकल रहा है बातचीत में कि सेना एक अलग पावर सेंटर है और वो किसी भी हालत में चुनी हुई सरकार को सफल होने देना नहीं चाहेगी, उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, तो क्या ये माना जाए कि कल रात जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुआ, इस बातचीत के तुरंत बाद हो सकता है आज भी हो, और इन बातचीत और काउंटर में पाकिस्तान की सेना, राहिल शरीफ साहब की जो सोच है, दोनों के बीच अगर कंट्रडिक्शन है तो भारत को करना क्या चाहिए? देखिए, हमको इन दोनों पावर सेंटर से डील करना ही करना है। मैं कहना ये चाहूंगा कि पाकिस्तान की फौज जो है वो उसका वजूद खत्म हो जाता है अगर भारत के साथ जो है रिश्ते सुधर जाएं। ये भी एक चीज है, वो थ्राइव करती है वो फौज, उसकी सेंट्रलिटी पाकिस्तान में इसीलिए है जब तक भारत के साथ रिश्ते खराब हैं, जब तक भारत सबसे बड़ी थ्रेट के रूप में उभर कर वहां पे आ रहा है। मैं साथ में एक और भी छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा जो पार्थसारथी जी ने कहा है। जब भी सिविलियन सरकार रही है, एक्चुअली अगर आप देखें तो भारत को ज्यादा कंसेशन देने पड़े हैं, क्योंकि वो सिविलियन सरकार, देखिए 1971 में भुट्टो साहब युद्ध के बाद आए थे और उन्होंने बोला जी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, और हमको कितनी सारी कंसेशंस उनको देनी पड़ गई। तो अभी भी जब भी नवाज शरीफ सरकार आई है, हमें काफी कंसेशन पे कंसेशन देनी पड़ी कि हम जो डेमोक्रेटिक ताकतें हैं, जो प्रजातांत्रिक ताकतें हैं, उनको और हम सुदृढ़ करें पाकिस्तान में। तो इस बहाने हमने देखा है कि यथार्थ के ऊपर हम नहीं चल सकते। जब भी कोई सिविल सरकार होती है, हमें उसको जानबूझकर, हम लोग ये तबका भारतवर्ष में भी है कि हाँ साहब प्रजातांत्रिक शक्तियों को वहां पे तूल दी जाए, तो हम लोग ज्यादा कंसेशंस देते हैं, बशर्ते जबकि अगर फौजी सरकार हो तो सीधी सीधी यथार्थ की बातचीत हो सकती है। नहीं तो आप भी इस पक्ष में हैं, हमने देखा है बख्शी साहब, आप भी इस पक्ष में हैं कि पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को बातचीत के जरिए इंगेज रखना जरूरी है? देखिए, मैं खुद इस पक्ष में हूं कि फिलहाल जब तक पाकिस्तान अपने टेररिस्ट ऑफेंसिव को थोड़ा लगाम नहीं देता, हमें थोड़ा सा अपनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, थोड़ा सा हमको गैप देना चाहिए, वक्फा देना चाहिए कि पाकिस्तान ये समझ सके कि बातचीत और टेररिज्म का दौर इकट्ठे नहीं चल सकता। पिछले 30 वर्षों से हमारे लोग
हताहत हो रहे हैं, कोई 80,000 भारतीय नागरिक, बख्शी साहब सिविलियन शहीद हो चुके हैं। संयोग से जो शब्द अभी आपने इस्तेमाल किए, यही शब्द प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस्तेमाल किए थे। टेररिज्म और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती है, लेकिन बातचीत हो रही है। इसलिए ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये तो एक फैक्ट की बात आप कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हो रहा है तो ये हमारी मजबूरी है। ये कुछ हद तक मजबूरी भी है, क्योंकि हम नेबर्स हैं, क्योंकि हमको एक दूसरे के साथ रहने के अलावा कोई खास और कोई विकल्प भी नहीं है। लेकिन साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनता है, अंतर्राष्ट्रीय आवाजें भी उठती हैं कि हम दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड देश हैं और हम आपस में संधि कर लें, हम आपस में सुलह कर लें। और ये भी एक तबका भारतवर्ष में बहुत सुदृढ़ है कि भाई अगर डेमोक्रेटिक प्रणाली पाकिस्तान में आई है तो उसे तूल दी जाए, उसे प्रोत्साहन दिया जाए और फौज की ताकत इस जरिए कुछ कम करने की कोशिश की जाए। हमें लग रहा है कि इस एक बात निकल के आ रही है कि आप बातचीत कीजिए, लेकिन मैसेज दुनिया में ये जाए कि आप हार्ड हिट तरीके से बात कीजिए, आप बहुत एग्रेसिव में बात कीजिए, टेररिज्म को उठाइए, उनकी जमीन पे। हम इस पे एक मिनट आ रहे हैं, स्मिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्मिता, ये बातचीत में लग क्या रहा है कि कौन कौन होंगे? सिर्फ 1 to 1 होगी बातचीत, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा ये वाकई 30 मिनट तय है, उसी टाइम फ्रेम में बात होगी, और तीसरा कोई ब्रेक थ्रू की बात हो सकती है क्या? स्मिता, अच्छा तकनीकी गड़बड़ी है, वो पहुंच कर गई। लेकिन ये पारसारथी साहब, ये मैसेज है बार बार हमने देखा कि कल से और आज के बीच में जितने भी रिएक्शंस हैं तमाम लोगों के, चाहे वो डिप्लोमेट्स हों पुराने, सेना के लोग हों, बातचीत कीजिए लेकिन कड़े वे में आइए सामने। ये क्या मैसेज है कि आप बातचीत कीजिए लेकिन अब आप एग्रेसिव वे में आइए? तो मैं कड़ा नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन हमें एक दृढ़ता दिखाना पड़ेगा। संपर्क दुश्मन भी रखते हैं जंग के समय। यकीन करें कि द्वितीय विश्व युद्ध में संपर्क थे जर्मनी के साथ, तो युद्ध के समय संपर्क रहना चाहिए। जैसे कारगिल के युद्ध के समय हाँ, एक बैक चैनल भी चला था जो असफल रहा। मैं भी मिल रहा था नवाज शरीफ और उनके मंत्रियों के साथ। दूसरी बात यह कि उनके विदेश मंत्री यहाँ आए, लेकिन दृढ़ता क्या दिखाई हमने कि भाई जब तक आपको हम निकालते नहीं या आप खुद नहीं निकलते, ये हम जो कार्रवाई किया हम करते रहेंगे, उस पर हम दृढ़ संकल्प हैं। तो आज भी मैं समझता हूँ कि ये हमें याद रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ कुछ चीज़ द्विपक्षीय नहीं होता। नहीं, आपने देखिए बात की, दृढ़ता हमको दिखलानी चाहिए। हाँ। अब हमें ये बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी ने सेना को धीरे धीरे लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भेजना शुरू कर दिया था। इसको लेके एक दबाव में पाकिस्तान भी आ गया था। बातचीत में दृढ़ता या जमीन पर दृढ़ता? दोनों। लेकिन बातचीत को बिना सोचे नकार देना मैं उचित नहीं समझता। और बातचीत का मतलब ये नहीं कि दुनिया में सब चीज़ों के बारे में बात करें, लेकिन हमारी ओर से हमें स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये हमारी चिंताएं हैं, प्रयास करते हैं कि इसको हम कैसे सामना करेंगे। लेकिन अगर ये चलते रहे तो ठीक है, ये संपर्क तो रहेगा, लेकिन रिश्ते बेहतर नहीं बनेंगे। पड़ोसी ये संदेश और एतबार, ये संदेश जाना चाहिए। बंद दरवाजे के पीछे स्पष्ट हमें कर देना चाहिए। स्मिता हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्मिता, क्या जानकारी निकल रही है कि ये बातचीत 30 मिनट तय है, उसी रूप में होगी, उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं माना जाए? क्योंकि ये बार बार बात आ रही है, भारत ने प्रस्ताव दिया बातचीत के लिए और अब नवाज शरीफ चूंकि कल पहुंचे तो उन्होंने भी कहा पहले बातचीत हो जाने दीजिए। ये संकेत किस बात के हैं?
संकेत इस बात के हैं प्रसून की पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें तो स्थिति जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में बदली है, पोजीशंस दोनों ओर जो हैं अब पहले से कहीं ज़्यादा हार्डेंड नज़र आ रहे हैं। इस दफ़ा का जो लॉकजाम है इसे 2008 के जो मुंबई हमलों के ठीक बाद का एक लॉकजाम था उसके तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के संसद में यादव खास करके नरेंद्र मोदी जब ढाका गए थे और वहाँ 1971 युद्ध को लेकर तमाम बातें कही थी, उसके बाद से खास करके भवे जो है वो वहाँ पे आंखें तरारे गई थी पाकिस्तान के अंदर में। संसद में बाकायदा जो राजनीतिक दल 2013 मई के चुनावों में भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात कर रहे थे, वो पीपीपी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, उन तमाम पार्टियों ने दरअसल उस प्रस्ताव का समर्थन किया था जो 1971 में भारत की भूमिका को लेकर जो है कंडेम करता है। और बदले हुए हालात में ये भी याद रखें कि अमेरिका का एक तरीके से दबाव लगातार बना हुआ है। बराक ओबामा जब 26 जनवरी को भारत आए थे, ठीक उसके बाद हमने देखा था कि सार्क यात्रा का एक तरीके से पृष्ठभूमि तैयार करते हुए जो है एस जयशंकर को इस्लामाबाद भेजा गया था, दूसरे सार्क देशों के साथ भी जो है बातचीत करने के लिए भेजा गया था हालांकि। और उसके बाद जॉन केरी ने जिस दिन पाकिस्तान में एक तरीके से फोन घुमाई, ठीक उसके बाद दिन नरेंद्र मोदी ने फिर से नवाज शरीफ से बात की, अशरफ गानी और शेख हसीना के साथ भी रमजान की उनको दुआएं देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए और साथ ही साथ मछुआरों को छोड़ने की बात भी की थी। तो कहीं ना कहीं ये माहौल भी बन रहा है पाकिस्तान की जो नवाज शरीफ की हालत पिछले एक साल में थी उससे कहीं ज़्यादा आज की तारीख में सुधार हुआ है। अफगानिस्तान के साथ दोनों जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके बीच में बाकायदा समझौते हुए हैं, एनडीएस और आईएसआई के बीच में। तालिबान के साथ जो है बातचीत करने के लिए अफगानिस्तान की औपचारिक प्रतिनिधिमंडल अब इस्लामाबाद में जो है वहां का रुख कर रही है। तो इन सब के मद्देनजर मुझे लग रहा है कि जो हमको देखने मिलेगा कि शायद वो कहें कि अगली तारीख में कोई एक जल्द से जल्द जो है दोनों ओर की जो विदेश सचिव हैं वो आपस में मिलकर तय करें कि आगे बातचीत को रास्ते को कैसे आप पटरी पर वापस लौटा सकते हैं। लेकिन उसमें भी फिर अभी मुझे कम से कम मेरा ऐसा एहसास है प्रसून की उसमें वक्त लगने वाला है अभी भी। चलिए इंतजार हो रहा है कि इस बातचीत से होगा क्या, क्योंकि कई सवाल वाकई निकल कर आ रहे हैं और तमाम विशेषज्ञों की राय इस बात में है कि क्या ये फॉरेन सेक्रेटरी की दिशा में, बातचीत की दिशा में बात बढ़ेगी, डीजीएमओस की दिशा में बात बढ़ेगी, क्रिकेट खेला जाने लगेगा, क्या होगा।